नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और भारत के इतिहास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय रियासतें, या जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सोचिए, इनकी संख्या 560 से भी ज्यादा। कुछ तो इतनी छोटी कि जैसे बिलबारी, सिर्फ 27 लोगों की आबादी। सिर्फ 27। और दूसरी तरफ हैदराबाद जैसी रियासतें, जो इटली जितनी बड़ी थीं, जिनकी आबादी करीब 1,40,00,000 थी। बिल्कुल। और कुल क्षेत्रफल देखें तो 7 लाख वर्ग मील से ज्यादा। ये अपने आप में एक दुनिया थी। सही कहा। हमारा स्रोत है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया किताब का एक हिस्सा। और आज हमारा मिशन, या कहें कि कोशिश, ये समझने की है कि ब्रिटिश राज के दौरान ये रियासतें कैसे पनपीं, उनके रिश्ते अंग्रेजों से कैसे बदले। और सबसे जरूरी कि आखिर वो स्वतंत्र भारत का अटूट हिस्सा कैसे बनी। ये जानना भी अहम है कि कंपनी ने ज्यादातर वो इलाके जीते जो उपजाऊ थे, जहां आबादी ज्यादा थी। अच्छा, हाँ। और रियासतें फिर? रियासतें अक्सर वो क्षेत्र थे जो शायद उतने उपजाऊ नहीं थे या दुर्गम थे, पहाड़ों में, रेगिस्तान में। तो ये बंटवारा भी दिलचस्प है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? पहला चरण, जब कंपनी खुद एक अधीनस्थ स्थिति में थी। हाँ, बिल्कुल। बात है करीब 1740 के दशक की। ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था थी और भारतीय शासकों के अधीन ही काम करती थी। वो नवाबों और राजाओं से इजाजत लेकर व्यापार करते थे, अपनी फैक्ट्रियां लगाते थे। तो ये बदलाव कब और कैसे आया? वो कब राजनीतिक खिलाड़ी बनने लगे? इसका क्रेडिट, या कहें कि शुरुआत, काफी हद तक फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को जाती है। 1751 के आसपास जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, तो डुप्ले ने भारतीय शासकों के अंदरूनी झगड़ों में दखल देना शुरू किया। अच्छा, वो कर्नाटक युद्धों वाला दौर। हाँ, बिल्कुल। और अंग्रेजों ने भी देखा कि ये तरीका काम करता है। 1751 में आरकोट पर क्लाइव का कब्जा एक अहम मोड़ था। इससे कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दिखने लगीं। लेकिन असली गेम चेंजर तो प्लासी की लड़ाई थी, है ना? 1757। निश्चित रूप से प्लासी ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि ये एक सीधी लड़ाई कम, एक साजिश ज्यादा थी, पर इसके नतीजे जबरदस्त थे। कंपनी अचानक बंगाल के नवाब के बाद वहां की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, एक तरह से किंग मेकर। और फिर बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में दीवानी मिलना। हाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। अब कंपनी के पास पैसा भी था और ताकत भी। यहीं से कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। ये वाकई में गौर करने वाली बात है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी सिर्फ 2 दशकों में इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। तो ये पहला चरण था। इसके बाद आया रिंग फेंस की नीति का दौर। ये क्या था? कंपनी अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे कर रही थी? ये नीति खासतौर पे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1772-1785 से जुड़ी है। देखिए, कंपनी ने जो इलाके जीते थे, उनकी सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी। खासकर मराठों और अफगानों से खतरा था। तो रिंग फेंस मतलब एक घेरा बनाना, अपनी सीमा की सीधी रक्षा करने के बजाय अपने पड़ोसी राज्य की सीमा की रक्षा करना, उसे एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना। अगर दुश्मन आएगा तो पहले बफर राज्य से टकराएगा, कंपनी को तैयारी का वक्त मिल जाएगा। अच्छा, जैसे बंगाल की सुरक्षा के लिए अवध की सीमाओं की रक्षा करना। बिल्कुल सही। कंपनी ने अवध के नवाब से संधि की कि हम आपकी बाहरी हमलों से रक्षा करेंगे, बदले में आप हमारी सेना का खर्च उठाएंगे। इससे अवध एक तरह से बंगाल के लिए ढाल बन गया। कंपनी का सीधा खर्च भी नहीं हुआ और सुरक्षा भी हो गई। काफी चालाक नीति थी। और फिर आई वेलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। क्या ये इसी रिंग फेंस का विस्तार था? हाँ, कह सकते हैं कि ये रिंग फेंस का ही एक एडवांस्ड और ज्यादा आक्रामक रूप था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798-1805 ने इसे बड़े पैमाने पर लागू किया। इसमें क्या शर्तें होती थीं? इसमें कई शर्तें थीं और ये भारतीय राज्यों के लिए बहुत घातक साबित हुई। पहला, जिस राज्य से संधि होती थी उसे अपनी विदेशी नीतियां पूरी तरह कंपनी को सौंपनी पड़ती थीं। वो किसी और यूरोपीय शक्ति से या किसी भारतीय राज्य से बिना कंपनी की इजाजत के कोई संबंध नहीं रख सकते थे। मतलब उनकी बाहरी संप्रभुता खत्म। बिल्कुल। दूसरा, उन्हें अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी, जिसे सब्सिडियरी फोर्स कहते थे, और उसका पूरा खर्च भी उसी राज्य को उठाना पड़ता था।
अगर वो पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें अपने राज्य का एक हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। ओहो, तो सेना भी अंग्रेजों की, खर्चा भी राज्य का। हाँ, और तीसरा, उन्हें अपनी खुद की सेना को भंग करना पड़ता था या बहुत सीमित करना पड़ता था। चौथा, उन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। जी। कहने को तो वो बस एक राजदूत था, पर असल में वो राज्य के अंदरूनी मामलों में भी दखल देता था। तो ये तो पूरी तरह से राज्य को पंगु बनाने वाली संधि थी। सुरक्षा के नाम पर गुलामी। एक तरह से, हाँ। वेलेस्ली का मकसद ही यही था, भारतीय राज्यों को इतना निर्भर बना दो कि वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ सिर न उठा सकें। और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। हैदराबाद के निजाम पहले थे जिन्होंने इसे स्वीकार किया 1798। फिर अवध, मैसूर टीपू सुल्तान की हार के बाद, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और आखिर में पेशवा 1802, भोंसले और सिंधिया जैसे बड़े मराठा सरदार भी इसके जाल में फंस गए। इसने तो भारत का नक्शा ही बदल दिया होगा। ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। निश्चित रूप से सहायक संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये दूसरा चरण था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चरण पर। अधीनस्थ अलगाव की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, 1813 से 1857। इसमें क्या नया था? अधीनस्थ अलगाव का मतलब क्या है? 1813 तक आते आते नेपोलियन का खतरा टल चुका था और कंपनी भारत में अपनी स्थिति को लेकर काफी आश्वस्त हो चुकी थी। अब उनका रवैया बदला। जो राज्य सहायक संधि के तहत बराबर के सहयोगी माने जाते थे, हालांकि असलियत में नहीं थे, अब उन्हें खुलकर अधीन, सबऑर्डिनेट माना जाने लगा। परमाउंसी या सर्वोच्चता का विचार यहीं से मजबूत हुआ। हाँ, बिल्कुल। अब कंपनी या ब्रिटिश सरकार खुद को भारत में सर्वोच्च शक्ति, पैरामाउंट पावर मानने लगी। ये माना जाने लगा कि सभी भारतीय रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं और उन्हें हर हाल में ब्रिटिश सरकार का हुक्म मानना होगा और उसकी सर्वोच्चता स्वीकार करनी होगी। अलगाव का क्या मतलब था इसमें? अलगाव का मतलब था कि इन अधीनस्थ राज्यों को आपस में किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध रखने की इजाजत नहीं थी। हर राज्य का संबंध सिर्फ ब्रिटिश सरकार से होता था। वो एक दूसरे से सीधे बात नहीं कर सकते थे, कोई संधि नहीं कर सकते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये राज्य आपस में मिलकर कोई गुट बनाए। समझ गया। तो बाहरी संप्रभुता तो पहले ही जा चुकी थी, अब आंतरिक मामलों में क्या हुआ? सिद्धांत रूप में कहा गया कि आंतरिक प्रशासन में राजा संप्रभु रहेंगे, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश रेजिडेंट जो पहले सिर्फ राजनयिक एजेंट होते थे, अब वो ज्यादा ताकतवर हो गए। वो राजा के प्रशासन पर निगरानी रखते थे, सलाह देते थे जो अक्सर आदेश जैसी होती थी, और कई बार तो सीधे तौर पर दखल भी देते थे। उन्हें कार्यकारी और नियंत्रक अधिकारी, एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर्स कहा जाने लगा। इस दौरान कोई खास कानून या नीति आई जिसने इस स्थिति को और मजबूत किया? हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिए। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनैतिक और प्रशासनिक संस्था रह गई जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन कर रही थी। और उत्तराधिकार के मामलों में भी दखल बढ़ा। बिल्कुल। इसी दौर में कंपनी ने ये जोर देना शुरू कर दिया कि किसी भी रियासत में अगर शासक का उत्तराधिकारी गोद लिया जाता है तो उसके लिए कंपनी की पूर्व स्वीकृति, प्रायर सैंक्शन जरूरी होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि गोद लेने की प्रथा भारत में बहुत पुरानी और मान्य थी। और इसी से जुड़ी थी विलय की नीति। 1834 में निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि जब भी मौका मिले रियासतों का विलय कर लो। हाँ, ये नीति धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। उनका मानना था कि जहां संभव हो इन रियासतों को खत्म करके सीधे ब्रिटिश शासन लागू करना ज्यादा फायदेमंद है। प्रशासन बेहतर होगा, राजस्व बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। और इस नीति को अपने चरम पर कौन ले गया? लॉर्ड डलहौजी। हाँ, लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856 तो विलय के लिए बदनाम ही है। उन्होंने इस नीति को बहुत आक्रामक तरीके से लागू किया। उन्होंने कई बहाने इस्तेमाल किए। एक तो यही गोद लेने की नामंजूरी, इसे ही व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत कौन कौन सी रियासतें गईं? इसके तहत सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 जैसी महत्वपूर्ण रियासतों का विलय कर लिया गया।
डलहौजी ने तर्क दिया कि ये रियासतें या तो अंग्रेजों ने बनाई थीं या उनके अधीन थीं, इसलिए बिना अंग्रेजों की इजाजत के गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जा सकती। और सिर्फ यही तरीका नहीं था। नहीं, डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर भी विलय किया। सबसे बड़ा उदाहरण है अवध का विलय 1856। हालांकि अवध तो हमेशा से अंग्रेजों का वफादार सहयोगी रहा था, पर डलहौजी ने कहा कि वहां नवाब का शासन बहुत खराब है, जनता परेशान है, इसलिए हम उसे ब्रिटिश राज में मिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर डलहौजी के कार्यकाल में 8 रियासतें ब्रिटिश भारत में मिला ली गईं। इस अधीनस्थ अलगाव और विलय की नीति ने क्या 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका निभाई? बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये जो विलय की नीतियां थीं, खासकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अवध का विलय, इनसे भारतीय शासकों और रजवाड़ों में बहुत ज्यादा असंतोष और असुरक्षा की भावना फैल गई थी। उन्हें लगा कि आज नहीं तो कल उनकी रियासत भी छीन ली जाएगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह तो सीधे तौर पर इसी नीति का परिणाम था। इसने 1857 की आग में घी का काम किया। तो 1857 का विद्रोह एक तरह का वाटरशेड मोमेंट था, एक निर्णायक मोड़। इसके बाद नीतियों में क्या बदलाव आया? अब आता है चौथा चरण, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1857-1935। हाँ, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें समझ आ गया कि उनकी नीतियां गलत थीं और भारतीय समाज की भावनाओं को उन्होंने नजरअंदाज किया था। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में चला गया। और रियासतों के प्रति नीति कैसे बदली? नीति में एक बड़ा यू टर्न आया। विद्रोह के दौरान कई रियासतें जैसे पटियाला, जींद, नाभा, हैदराबाद, ग्वालियर, नेपाल, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर ये सब भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो शायद अंग्रेजों के लिए भारत में टिकना मुश्किल हो जाता। हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने उन्हें ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म कहा था, तूफान में लहरों को रोकने वाली चट्टानें। बिल्कुल। तो अंग्रेजों को उनकी अहमियत समझ आ गई। उन्हें लगा कि भविष्य में अगर फिर कोई राजनीतिक तूफान उठता है तो ये रियासतें उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकती हैं। इसलिए विलय की नीति को पूरी तरह से त्याग दिया गया। अच्छा, तो अब विलय नहीं होगा? हाँ, 1858 की महारानी की घोषणा, क्वींस प्रोक्लेमेशन में वादा किया गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी और उनके अधिकारों, मान मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखेगी। गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दे दी गई। तो क्या इसका मतलब था कि रियासतों को ज्यादा आजादी मिल गई? अब सर्वोच्चता का सिद्धांत और ज्यादा मजबूती से स्थापित किया गया। वो कैसे? देखिए, 1858 के बाद मुगल सम्राट का जो एक नाम मात्र का अधिकार बचा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। अब भारत में एकमात्र सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश क्राउन थी। इसलिए अब किसी भी रियासत में उत्तराधिकार के लिए क्राउन से मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया। पहले कंपनी की मंजूरी लेनी होती थी, अब सीधे क्राउन की। तो गद्दी अब अधिकार नहीं बल्कि क्राउन का एक तोहफा बन गई। हाँ, बिल्कुल यही कहा गया। अब शासक को गद्दी अधिकार के तौर पर नहीं मिलती थी, बल्कि सर्वोच्च शक्ति के उपहार, गिफ्ट फ्रॉम द पैरामाउंट पावर के रूप में मिलती थी। और अगर कोई शासक वफादार नहीं रहता या कुशासन करता तो उसे दंडित किया जा सकता था, गद्दी से हटाया भी जा सकता था, लेकिन उसके राज्य का विलय नहीं किया जाता था। उसकी जगह किसी और को शासक बना दिया जाता था। रानी विक्टोरिया ने काइजर हिंद यानी भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की। उससे ये बात और पुख्ता हो गई। इसने पूरी दुनिया को और भारतीय शासकों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारतीय राज्य अब ब्रिटिश क्राउन के बराबर के स्वतंत्र और संप्रभु राज्य नहीं है, बल्कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हिस्से हैं। क्राउन की सर्वोच्चता का मतलब ही था राज्यों की अधीनता। तो अब ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप और बढ़ गया होगा? हाँ, बहुत ज्यादा। ब्रिटिश सरकार ने अब राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार खुलकर प्रयोग किया। कारण कई बताए जाते थे, कभी राजकुमारों के हितों की रक्षा के लिए, कभी जनता के कल्याण के लिए, कभी ब्रिटिश नागरिकों या विदेशियों के लिए वहां सही माहौल बनाने के लिए, और कभी पूरे भारत के हित में। पूरे भारत का हित, ये तो बड़ा व्यापक कारण है। हाँ, और इसकी आड़ में वो कुछ भी कर सकते थे। और इस हस्तक्षेप को आसान बनाया आधुनिक तकनीकों ने। जैसे रेलवे लाइनें बिछाई गईं जो रियासतों से होकर गुजरती थीं, सड़कें बनी, टेलीग्राफ लाइनें, नहरें, डाकघर, इन सब ने रियासतों को बाकी भारत से और ब्रिटिश नियंत्रण से जोड़ दिया। प्रेस और बढ़ता हुआ जनमत भी एक दबाव बना रहा था। अब रियासतों का अलग थलग रहना मुश्किल हो गया था। और बाहरी मामलों में
विदेश नीति वगैरह? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार का पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण था। वो रियासतों की तरफ से युद्ध की घोषणा कर सकती थी, शांति संधि कर सकती थी या तटस्थ रहने का फैसला कर सकती थी। रियासतों का इसमें कोई दखल नहीं था। तो क्या रियासतों के नागरिक भी ब्रिटिश नागरिक माने जाते थे? ये एक दिलचस्प सवाल है। 1927 में बटलर आयोग, बटलर कमीशन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से रियासतों का क्षेत्र ब्रिटिश भारत के क्षेत्र जैसा ही है और रियासतों के नागरिक ब्रिटिश नागरिकों के समान ही ब्रिटिश सुरक्षा के हकदार हैं। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का क्या रवैया था इस दौर में? वो तो बड़े साम्राज्यवादी माने जाते हैं। हाँ, कर्जन 1899 to 1905 ने तो इस सर्वोच्चता की व्याख्या को और आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि ये राजकुमार या शासक जो हैं, वो बस ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी सी मशीनरी के पुर्जे हैं। उन्हें जनता के सेवक के रूप में भारत सरकार के एजेंट की तरह गवर्नर जनरल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मतलब वो उन्हें लगभग सरकारी अफसर जैसा मानते थे। कुछ हद तक, हाँ। कर्जन ने संरक्षण और घुसपैठ निगरानी, पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्वेलेंस की नीति अपनाई। मतलब वफादार राजाओं को इनाम दो, उन पर कृपा रखो, लेकिन साथ ही उनके कामकाज पर कड़ी नजर भी रखो। कर्जन ये भी मानते थे कि राज्यों और सरकार के बीच का रिश्ता न तो सामंती था, फ्यूडल था, न ही संघीय फेडरल, बल्कि एक बिल्कुल अनोखा यूनिक रिश्ता था जो समय के साथ विकसित हुआ था। और ये रिश्ता किस दिशा में जा रहा था? ऐसा लग रहा था कि सभी राज्यों को एक ही तराजू पर तौला जा रहा है। सब समान रूप से ब्रिटिश सरकार पर निर्भर है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। उनकी अलग अलग पहचान और संधियां धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होती जा रही थीं। लेकिन 1905 के बाद कुछ बदलाव आया, जब बंगाल विभाजन हुआ और राष्ट्रवाद तेज हुआ। हाँ, 1905 के बाद जब भारत में राजनीतिक असंतोष, स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगीं, तो अंग्रेजों ने फिर से अपनी रणनीति बदली। उन्हें लगा कि राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए इन रियासतों और उनके शासकों का समर्थन जरूरी है। इसलिए कर्जन वाली सख्ती थोड़ी कम हुई और सौहार्दपूर्ण सहयोग, कोर्डियल कोऑपरेशन की नीति अपनाई जाने लगी। इसी पृष्ठभूमि में क्या नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई? हाँ, बिल्कुल। 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधारों की सिफारिशों के आधार पर 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया। इसका मकसद था रियासतों के शासकों को एक मंच देना जहां वो अपने साझा हितों पर चर्चा कर सके और सरकार को सलाह दे सके। तो ये एक सलाहकार निकाय था? हाँ, बिल्कुल। इसकी कोई विधायी या कार्यकारी शक्ति नहीं थी। ये किसी एक रियासत के आंतरिक मामले में दखल नहीं दे सकता था और न ही ये किसी शासक के मौजूदा अधिकारों या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर बहस कर सकता था। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं? क्या सभी 560 प्लस? नहीं, सभी नहीं। रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 109 बड़ी रियासतें थीं जिन्हें इसमें सीधा प्रतिनिधित्व, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिला था। सभी ने रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। दूसरा, 127 छोटी रियासतें थीं जिनका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा चुने गए 12 प्रतिनिधि करते थे। सभी ने रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तीसरा और लगभग 327 छोटी रियासतें, जागीरें या सामंती होल्डिंग्स थीं जिन्हें इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो ये भी एक तरह से चुनिंदा क्लब था। हाँ, इसका असर कितना हुआ? बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। ये एक मंच जरूर था, लेकिन असली शक्ति तो ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। और कई बड़ी रियासतों के शासक जैसे हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा इससे अलग ही रहे या कम दिलचस्पी दिखाई। ठीक है। और फिर आई बटलर समिति 1927 में। इसका क्या उद्देश्य था? सालों के बाद भी ये जो सर्वोच्चता या परमांसी थी, इसकी सटीक परिभाषा और सीमाएं अभी भी स्पष्ट नहीं थी। रियासतों के शासक चाहते थे कि इसे स्पष्ट किया जाए ताकि उन्हें पता चले कि ब्रिटिश सरकार कहां तक दखल दे सकती है और कहां तक नहीं। दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था और भविष्य में सत्ता हस्तांतरण की बातें होने लगी थीं। रियासतें इस बात से चिंतित थीं कि अगर भविष्य में ब्रिटिश भारत में एक जिम्मेदार भारतीय सरकार बनती है तो रियासतों का उस सरकार से क्या रिश्ता होगा। हाँ, ये उनकी बड़ी चिंता रही होगी। बिल्कुल। तो इन्हीं मुद्दों की जांच के लिए 1927 में सर हारकॉट बटलर की अध्यक्षता में ये समिति बनी। और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं? वो मुख्य सिफारिशें थीं
इसकी 2 मुख्य सिफारिशें थीं। पहली कि सर्वोच्चता पैरामाउंसी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये सर्वोच्च रहनी चाहिए, पैरामाउंसी मस्ट रिमेन पैरामाउंट, और इसे समय की बदलती जरूरतों और राज्यों के विकास के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। मतलब इसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया ताकि ब्रिटिश सरकार के हाथ खुले रहें। इसकी दूसरी मुख्य सिफारिश थी, रियासतों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। समिति ने कहा कि रियासतों को उनकी सहमति के बिना ब्रिटिश भारत में बनने वाली किसी ऐसी नई सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिए जो भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। यानी रियासतों का रिश्ता सीधे क्राउन से है, ब्रिटिश भारत की सरकार से नहीं। ओह, तो इसने एक तरह से रियासतों को भविष्य की भारतीय सरकार से अलग रखने की कोशिश की। हाँ, इसने रियासतों और ब्रिटिश भारत के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की। इसने शासकों को एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिलाया कि उनका भविष्य ब्रिटिश क्राउन से जुड़ा है, ना कि राष्ट्रवादी नेताओं से। लेकिन इसने सर्वोच्चता की गुत्थी को सुलझाया नहीं, बल्कि और उलझा दिया। सही है। तो ये था चौथा चरण। अब आते हैं 5वें चरण पर, समान संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 to 1947। ये क्या था और ये असफल क्यों रहा? ये जुड़ा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी कानून था जिसने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। एक फेडरेशन मतलब केंद्र सरकार में प्रांतों के साथ रियासतें भी शामिल होंगी। हाँ, यही योजना थी। इसके तहत एक संघीय विधानसभा बननी थी जिसमें कुल 375 सीटें होती। इनमें से 125 सीटें रियासतों के लिए आरक्षित थीं। 1/3 से भी ज्यादा? हाँ, और एक राज्य परिषद यानी ऊपरी सदन का भी प्रस्ताव था, जिसमें 260 में से 104 सीटें रियासतों के लिए थीं। यहाँ तो लगभग 40%। ये तो बहुत बड़ा ऑफर था रियासतों के लिए। उन्हें विधायिका में इतना प्रतिनिधित्व मिल रहा था। हाँ, कागज पर तो ये बहुत आकर्षक लगता था, लेकिन इसमें कई पेंच थे। प्रांतों के प्रतिनिधि तो चुने हुए होते, पर रियासतों के प्रतिनिधि कौन होते? उन्हें वहां के शासक मनोनीत करते, जनता नहीं। तो ये एक तरह से अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और क्या ये योजना लागू हो पाई? नहीं, ये कभी लागू नहीं हो पाई। इसके लागू होने के लिए एक शर्त थी कि कम से कम उतनी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए राजी हों जिनकी कुल आबादी सभी रियासतों की आधी हो, और जिन्हें राज्य परिषद में आवंटित सीटों में से कम आधी सीटें मिली हों। और उतनी रियासतें राजी नहीं हुई हैं? क्यों? कई कारण थे। बड़े शासक अपनी संप्रभुता और कम नहीं करना चाहते थे। छोटे शासकों को डर था कि फेडरेशन में उनकी आवाज दब जाएगी। कांग्रेस भी इसके खिलाफ थी, क्योंकि इसमें शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि थे, चुने हुए नहीं। और मुस्लिम लीग को भी अपनी चिंताएं थीं। बातचीत चलती रही, लेकिन जरूरी सहमति नहीं बन पाई। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद इस फेडरेशन की योजना को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो ये समान संघ की नीति एक तरह से कागज पर ही रह गई, कभी हकीकत नहीं बन पाई। एक नॉन स्टार्टर। हाँ, ठीक है। तो विश्व युद्ध के बाद हालात तेजी से बदले। हाँ। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण पर, एकीकरण और विलय, इंटीग्रेशन एंड मर्जर 1947 के बाद। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। भारत में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस का असहयोग आंदोलन और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अब भारत को आजाद करना ही होगा। उन्होंने कुछ कोशिशें भी की, जैसे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन। हाँ, गतिरोध तोड़ने और सत्ता हस्तांतरण का कोई रास्ता निकालने के लिए ये सब प्रयास हुए। क्रिप्स मिशन 1942 में एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी रियासतों के बारे में। क्या? क्रिप्स ने स्पष्ट किया कि युद्ध के बाद जब भारत को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा तो ब्रिटिश सरकार क्राउन की सर्वोच्चता, पैरामाउंसी ऑफ क्राउन को भारत में किसी नई सरकार को हस्तांतरित नहीं करेगी। इसका मतलब था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो रियासतों पर उनकी सर्वोच्चता भी खत्म हो जाएगी। तो रियासतें क्या हो जाएंगी? आजाद। यही सबसे बड़ा सवाल बन गया। जब कैबिनेट मिशन 1946 आया तो उसने भी यही कहा कि सर्वोच्चता खत्म हो जाएगी। अब रियासतें सैद्धांतिक रूप से आजाद थीं। वो चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में, क्योंकि तब तक विभाजन की बात साफ हो चुकी थी, या फिर वो चाहें तो स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहें,
ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। भारत के बीच में सैकड़ों छोटे बड़े स्वतंत्र देश। बिल्कुल। कुछ रियासतें जैसे त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद इसी सपने को देख रही थीं। वो खुद को भारत और पाकिस्तान के बाद एक तीसरी शक्ति के रूप में देख रहे थे। कुछ ने तो अपना अलग संघ बनाने की भी कोशिश की। फिर आया माउंटबैटन प्लान या 3 जून योजना, जून 3 प्लान, और प्रधानमंत्री एटली का फरवरी 1947 का बयान। हाँ, इन दोनों ने स्थिति को और साफ कर दिया। एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। 3 जून योजना ने विभाजन और 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। और फिर से ये दोहराया गया कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगी और वो अपनी मर्जी से किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। लेकिन लॉर्ड माउंटबैटन ने क्या स्वतंत्र रहने के विकल्प का समर्थन किया? नहीं, हालांकि सैद्धांतिक रूप से विकल्प खुला था, माउंटबैटन ने व्यवहारिक रूप से रियासतों को समझाया कि भौगोलिक और आर्थिक रूप से उनका स्वतंत्र रहना संभव नहीं है। उन्होंने रियासतों को अलग से डोमिनियन स्टेटस देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने शासकों पर जोर डाला कि वो 15 अगस्त से पहले भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल होने का फैसला कर लें। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। जुलाई 1947 में अंतरिम सरकार में एक नया राज्य मंत्रालय स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके प्रभारी बने सरदार पटेल और सचिव बने वीपी मेनन। इन दोनों ने रियासतों के भारत में विलय का बीड़ा उठाया, जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। उन्होंने क्या तरीका अपनाया? पटेल और मेनन ने एक मिला जुला तरीका अपनाया, जिससे गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक की नीति कह सकते हैं। एक तरफ उन्होंने शासकों से देशभक्ति की अपील की, उनसे कहा कि आप भारत माता के पुत्र हैं, इस ऐतिहासिक क्षण में देश के साथ खड़े हों। और दूसरी तरफ उन्होंने व्यवहारिक दलीलें दी। उन्होंने शासकों से कहा कि आपको सिर्फ 3 विषय, रक्षा, संचार और विदेशी मामले, भारत सरकार को सौंपने हैं। ये वो विषय थे जो पहले भी क्राउन की सर्वोच्चता के तहत अंग्रेजों के पास ही थे और जिन पर रियासतों का वैसे भी कोई नियंत्रण नहीं था। बाकी सभी आंतरिक मामलों में उनकी स्वायत्ता बनी रहेगी। ये एक चालाकी भरा प्रस्ताव था, मतलब जो पहले से नहीं था वही मांगा। हाँ, और साथ ही शासकों को प्रिवी पर्सेस यानी सालाना पेंशन और उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को बनाए रखने का आश्वासन भी दिया गया। इसके अलावा भौगोलिक निकटता और जनता की इच्छा का भी दबाव बनाया गया। इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा चमत्कारी रहा। पटेल और मेनन की कूटनीति, दृढ़ता और माउंटबेटन के सहयोग से 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतें जिनकी सीमाएं भारत से लगती थीं, लगभग 136, उन्होंने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लगभग सभी, मतलब कुछ अभी भी बाहर थीं? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अभी भी बाहर थीं या उनका मामला फंसा हुआ था। इनमें 3 सबसे प्रमुख और मुश्किल मामले थे: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हाँ, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात की एक रियासत थी। इसकी दिक्कत ये थी कि इसका नवाब मुस्लिम था, लेकिन बहुसंख्यक प्रजा, लगभग 80% हिंदू थी। भौगोलिक रूप से ये भारत से घिरा था, लेकिन समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से थोड़ा संपर्क था। नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन जनता तो भारत में मिलना चाहती थी। हाँ, जनता ने विद्रोह कर दिया। नवाब डर कर पाकिस्तान भाग गया। भारत ने कहा कि ये फैसला जनता की इच्छा के खिलाफ है। स्थिति बिगड़ने पर भारत ने हस्तक्षेप किया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराया गया, जिसमें लोगों ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब हैदराबाद, ये तो बहुत बड़ी और शक्तिशाली रियासत थी। हाँ, हैदराबाद भारत के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रियासत थी। यहाँ शासक निजाम मुस्लिम थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। निजाम मीर उस्मान अली खान एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य का सपना देख रहे थे। वो न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में। उन्होंने भारत के साथ कोई समझौता किया था? हाँ, नवंबर 1947 में निजाम ने भारत के साथ
1 साल के लिए यथास्थिति समझौता स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। इसका मतलब था कि 1 साल तक चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी और इस दौरान बातचीत से कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन हल निकला नहीं। नहीं, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई। निजाम की पुलिस और उनकी निजी सेना, जिसे रजाकार्स कहते थे, कासिम रिजवी के नेतृत्व में उन्होंने राज्य में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गैर मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़े और उन्होंने भारत समर्थक आंदोलनों को कुचलना शुरू कर दिया। निजाम ने पाकिस्तान से हथियार मंगाने शुरू कर दिए और वो समुद्र तक पहुंच गोवा के जरिए भी चाहते थे। तो भारत ने क्या किया? जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला और हिंसा बढ़ती गई, तो भारत सरकार ने आखिरकार सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया। इसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया और ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना कुछ ही दिनों में हैदराबाद शहर पहुंच गई। निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और रजाकारों को भंग कर दिया गया। और फिर हैदराबाद का विलय हो गया। हाँ, कुछ समय के लिए वहां सैन्य शासन रहा और फिर नवंबर 1949 में हैदराबाद औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो गया। और तीसरा पेचीदा मामला कश्मीर, ये तो आज तक एक मुद्दा बना हुआ है। हाँ, कश्मीर का मामला सबसे जटिल था और है। जम्मू और कश्मीर रियासत की स्थिति अनोखी थी। यहाँ के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, जबकि राज्य की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। भौगोलिक रूप से इसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से लगती थीं। महाराजा क्या चाहते थे? महाराजा हरि सिंह भी हैदराबाद के निजाम की तरह एक स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहे थे। वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने का फैसला लेने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया, लेकिन भारत के साथ नहीं। फिर क्या हुआ? स्थिति तब बिगड़ी जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को कबायली लड़ाकों ट्राइबल रेडर्स की आड़ में भेज दिया। ये लड़ाके तेजी से आगे बढ़ते हुए बारामूला तक पहुंच गए और श्रीनगर से कुछ ही मील दूर थे। उन्होंने रास्ते में लूटपाट और अत्याचार किए। तब महाराजा ने क्या किया? जब महाराजा ने देखा कि उनकी सेना हमलावरों को रोक नहीं पा रही है और श्रीनगर भी खतरे में है, तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद मांगी और विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या इस विलय को वहां के लोकप्रिय नेताओं का समर्थन था? हाँ, उस समय कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे और महाराजा की जेल में थे, उन्होंने भी इस विलय का समर्थन किया। उन्हें रिहा किया गया और उन्होंने भी भारत से मदद की अपील की। तो भारत ने सेना भेजी? हाँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारत ने तुरंत हवाई मार्ग से अपनी सेना श्रीनगर भेजी। भारतीय सेना ने हमलावरों को श्रीनगर पहुंचने से रोका और उन्हें पीछे खदेड़ना शुरू किया। इसी दौरान भारत ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया। यूएन में क्या हुआ? यूएन ने युद्ध विराम सीज फायर का प्रस्ताव पारित किया, जो 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ। यूएन ने एक प्रस्ताव में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट की बात भी कही, जिसकी शर्तें थीं कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, भारत अपनी सेना कम करे और फिर जनमत संग्रह हो। लेकिन ये शर्तें कभी पूरी नहीं हो पाईं और जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि युद्ध विराम के समय जो जहां था वहीं रुक गया। राज्य का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3, जिसमें आज का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान शामिल है, पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। बाकी हिस्सा भारत के पास रहा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जोड़कर जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया, जिसके तहत रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर अन्य मामलों में भारतीय संसद के कानून राज्य सरकार की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकते थे। तो ये 3 मुश्किल मामले थे, लेकिन बाकी सैकड़ों रियासतें जो भारत में शामिल हुईं, उनका आगे क्या हुआ? उनका प्रशासन कैसे भारत के बाकी हिस्सों के साथ इंटीग्रेट हुआ? हाँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना तो पहला कदम था। असली चुनौती अब शुरू हुई थी। अब 2 मुख्य काम थे। पहला, इन सैकड़ों छोटी बड़ी अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं वाली रियासतों को मिलाकर व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयां बनाना, और दूसरा, उन्हें भारत की संवैधानिक संरचना में फिट करना। ये कैसे किया गया? क्या सभी रियासतों के साथ एक जैसा व्यवहार हुआ? नहीं, एक जैसा नहीं। सरदार पटेल के नेतृत्व में राज्यों के एकीकरण के लिए कई तरीके अपनाए गए, जिन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1, प्रांतों में विलय, मर्जर इनटू प्रोविंसेस,
जो छोटी छोटी रियासतें थीं जिनकी संख्या 216 थी और जो भौगोलिक रूप से किसी मौजूदा प्रांत के पास थीं, उन्हें सीधे उन प्रांतों में मिला दिया गया। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतों को मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस और उड़ीसा प्रांत में मिला दिया गया। गुजरात की रियासतों को बॉम्बे प्रांत में मिला दिया गया। ये प्रांत संविधान के भाग ए राज्यों में शामिल थे। अच्छा, तो छोटी रियासतें खत्म होकर बड़े प्रांतों का हिस्सा बन गईं। हाँ, दूसरी श्रेणी थी 2 केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। कुछ रियासतें लगभग 61 थीं जो या तो बहुत पिछड़ी हुई थीं या सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थीं या जहां कोई विशेष प्रशासनिक समस्या थी। उन्हें सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में रखा गया और उन्हें संविधान में भाग सी राज्यों पार्ट सी स्टेट्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश जो कई पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बना था, विंध्य प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। और तीसरी श्रेणी? 3 रियासतों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो बड़ी रियासतें थीं या जहां कई रियासतें पास पास थीं, उन्हें मिलाकर नए प्रशासनिक संघ बनाए गए। ऐसे 5 मुख्य संघ बने। 3 रियासतों के संघ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़, बाद में सौराष्ट्र। 3 रियासतों के संघ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य, जो बाद में राजस्थान का हिस्सा बना। 3 रियासतों के संघ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू। 3 रियासतों के संघ राजस्थान, जिसमें राजपूताना की कई रियासतें शामिल हुईं। 3 रियासतों के संघ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रैवनकोर कोचीन, जो बाद में केरल बना। इन संघों को संविधान में भाग बी राज्यों पार्ट बी स्टेट्स का दर्जा दिया गया। इनके प्रमुख को राज प्रमुख कहा जाता था, जो आमतौर पर उस संघ की सबसे बड़ी रियासत का पूर्व शासक होता था। मैसूर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भी भाग बी राज्यों में शामिल थे। तो अब भारत में 3 तरह के राज्य हो गए। भाग ए पूर्व ब्रिटिश प्रांत, भाग बी पूर्व रियासतें या उनके संघ, और भाग सी केंद्र शासित क्षेत्र। हाँ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब यही स्थिति थी। अब अगला कदम था इन अलग-अलग इकाइयों को और करीब लाना। वो कैसे हुआ? भाग बी राज्यों ने क्या सिर्फ 3 विषयों पर ही विलय किया था? शुरू में विलय पत्र के अनुसार इन संघों और बड़ी रियासतों ने केवल रक्षा, संचार और विदेश मामलों में ही भारत सरकार का अधिकार स्वीकार किया था। लेकिन जल्दी ही उन्हें और पटेल को ये महसूस हुआ कि प्रशासन और विकास के लिए और ज्यादा एकीकरण जरूरी है। तो धीरे धीरे बातचीत और समझौतों के जरिए इन भाग बी राज्यों जम्मू कश्मीर को छोड़कर ने भी उन सभी विषयों पर भारतीय संसद का अधिकार स्वीकार कर लिया जो संविधान की संघ सूची यूनियन लिस्ट या समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में थे, ठीक वैसे ही जैसे भाग ए राज्यों के लिए था। हालांकि कराधान जैसे कुछ मामलों में उन्हें कुछ समय के लिए छूट मिली। तो क्या भाग ए और भाग बी राज्यों में फिर भी कुछ अंतर थे? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 238 के तहत भाग बी राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान थे और 10 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार की उन पर कुछ पर्यवेक्षी शक्ति यानी सुपरवाइजरी पावर भी थी। राज प्रमुख का पद भी एक अंतर था। और एकीकरण का अंतिम चरण क्या था? ये ए, बी, सी श्रेणियां कब खत्म हुई? ये अंतिम चरण आया 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो रही थी। इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन ने क्या किया? इस संशोधन ने राज्यों की ये ए, बी, सी श्रेणियां पूरी तरह से समाप्त कर दी। भाग बी राज्यों का वर्ग खत्म कर दिया गया। भाग ए और भाग बी राज्यों को मिलाकर एक ही श्रेणी बनाई गई, राज्य स्टेट्स। भाग सी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। भाग बी राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 238 हटा दिए गए। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह सभी पूर्वी रियासतें, चाहे वो प्रांतों में मिली हों, संघ बनी हों या केंद्र शासित हों, आखिरकार भारत की एक समान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का पूरी तरह से हिस्सा बन गई। बिल्कुल, ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी
जो 1947 से शुरू होकर 1956 तक चली। सरदार पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ता के बिना ये शायद संभव नहीं हो पाता। तो ये थी कहानी के कैसे 560 से ज्यादा अलग अलग पहचान वाली रियासतें जो ब्रिटिश शासन के दौरान इतने सारे अलग अलग चरणों से गुजरीं। कभी बराबरी की कोशिश, कभी रिंग फेंस, कभी सहायक संधि, कभी अधीनस्थ अलगाव, कभी विलय का दर, कभी अधीनस्थ संघ, आखिरकार स्वतंत्र भारत का अटूट हिस्सा बनी। ये वाकई एक महाकाव्य जैसी यात्रा थी। हाँ, बिल्कुल महाकाव्य ही। इसमें कूटनीति थी, दबाव था, शासकों की देशभक्ति की अपील थी, जनता की इच्छा थी और हाँ, जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी शामिल थी, जैसा हमने हैदराबाद में देखा। सही कहा। यह सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं, शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाओं और सैकड़ों साल की ऐतिहासिक विरासतों के एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में समाहित होने की कहानी है। ये आसान नहीं था। और इसमें वो पहलू भी हैं जहां चीजें उतनी साफ नहीं थी, जैसे बटलर समिति द्वारा सर्वोच्चता को परिभाषित ना करना, जिसने शायद बाद में कुछ भ्रम बनाए रखा। हाँ, और फिर एकीकरण की जो चुनौतियां आईं, खासकर हैदराबाद और कश्मीर, वो भी इस प्रक्रिया की जटिलता को दिखाती हैं। कश्मीर का मुद्दा तो आज भी हमारे सामने है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचार, एक सवाल सोचने के लिए, इन सैकड़ों रियासतों का जो ये विलय हुआ, इसने आधुनिक भारत की उस पहचान को, जिसे हम अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं, उसे किस तरह से गढ़ा है, किस तरह से प्रभावित किया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या उन पुरानी रियासतों की कोई राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विरासत आज भी भारत के अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में महसूस की जा सकती है? क्या वो पुरानी सीमाएं आज भी किसी तरह मायने रखती है? हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा। ये समझने में मदद करेगा कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत से कितना जुड़ा हुआ है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।